देखो आइए जल्दी नीचे गिरे तो बाहर कर देंगे 20 हो गया। देखो हमने बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बारे में बता कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर है क्या। हमने लिखे हम थोड़ा देर की बात करेंगे। पहले समझे, पहली बात ये याद रखना कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर एक अनुपात है, एक रेशियो है। बॉन्ड ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। बॉन्ड ऑफ फैक्टर एक रेशियो है और एक अनुपात है। पूछूंगा, दो का अनुपात है ऑब्जर्व का और क्या ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हिंदी में बोलते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बोलेंगे अनुसंख्य गुणधर्म का मान। और कैसा मान? अनुसंख्य गुणधर्म का कैसा मान? ऑब्जर्व मीन्स क्या? प्रैक्षित अनुसंख्य गुणधर्म का मान। अनुसंख्य गुणधर्म का मान है लेकिन वो कैसा है? प्रैक्षित है, ऑब्जर्व्ड है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान, अनुसंख्य गुणधर्म का मान कैसा है? प्रैक्षित है मीन्स क्या? ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल है। और एक दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कैसा? दो टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है किसके पास? सॉल्यूशन के पास। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक वैल्यू होता है। आप बोलते हैं ना वास्तव के अपेक्षित अवनमन का मान ज्ञात करेंगे, क्वथनांक के उन्नयन का मान ज्ञात करेंगे, हिमांक के अवनमन का मान ज्ञात करेंगे, प्रासंगिक के चार जो मान ज्ञात करते हो किसका मान ज्ञात करते हो? किसका वैल्यू कैलकुलेट करते हो? कॉलिगेटिव। मेरे पास दो टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू है। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू किसका है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के बाद दो टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू है। एक ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और दूसरा कैलकुलेटेड। एक ही सॉल्यूशन बोले तो ये दिया है। एक ही सॉल्यूशन के पास कितने टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू है? दो। इसमें आपको बोलना पड़ेगा। आप पीछे बोलोगे तब आगे का लाइन हम बोलेंगे, कहीं चलेगा ये नहीं तो ऐसे बाउंस करेगा ये। एक ही सॉल्यूशन के पास कितने टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू? कौन? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और दूसरा कैलकुलेटेड। दो टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू एक ही सॉल्यूशन के पास। अब बोलिएगा सर सॉल्यूशन का ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और सॉल्यूशन का? आप जब एक्सपेरिमेंट करने की जाते हैं लैब में, एक्सपेरिमेंट करते नहीं करती होंगे, टीचर आपको क्या बोलता है? देखो बच्चे इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। इसका आप एक्सपेरिमेंट करके 3 घंटा लगाते हैं समय आप, और एक्सपेरिमेंट करके सारा डाटा लिखते हो, लिख करके लास्ट में एक रिजल्ट बताते हो, सर इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया हम उसको बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। अब जो उसी चीज का बोलो तो यहाँ बोलो सॉल्यूशन, उसी चीज का एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। जब आप किसी चीज का वैल्यू आप खुद निकालोगे पेन चला करके, हम बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू है। और उसी चीज का एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी होता है। टीचर आपको बोलता है देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसका ये है और तुम कैलकुलेट करके दिखाओ क्या मैच किया या ना किया। यदि मैच कर गया इसका मतलब है आपने जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है प्रयोगशाला में, वो एक्सपेरिमेंट क्या आपका सही है। हाँ, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इसका, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किस वैल्यू को बोलते हैं?
जो वैल्यू शोध करके ज्ञात किया गया है, अर्थात उस वैल्यू में किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी त्रुटियां नहीं है। उसी चीज को आपको कैलकुलेट करने, आप कैलकुलेट करो, देखो तो क्या आपका जो कैलकुलेटेड है वो उसके बराबर आता है या? समझ मेरी बात ना? ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड में समझना चाहिए। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? वो पहले से फिक्स्ड है ना, लेकिन आपको टीचर बोला कि इसका तुम कैलकुलेट करके देखो तो क्या इसका उतना ही कैलकुलेट, देखो तो उसका जो वैल्यू ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली जब इतना है तो बताओ कैलकुलेट करके क्या सही में कैलकुलेट करके भी इतना ही आता है या? पक्का? तो एक ही सॉल्यूशन के पास कितने टाइप के कॉलिगेटिव प्रोटीन का? तो कौन कौन? ऑब्जर्व किसके द्वारा? एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। कैलकुलेटेड कौन निकालेगा? हम नहीं, आप निकालो। कहाँ? कॉपी पे, प्रयोगशाला में जाकर नहीं। तो सॉल्यूशन के पास दो टाइप के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन? बोलो जी। ऑब्जर्व और ऑब्जर्व में समझ में आया? ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कैलकुलेटेड का मतलब क्या है? जो आप कॉपी पे कैलकुलेट करके लैब में निकालते हो, जो वैल्यू आप निकालोगे कॉपी पे, उस वैल्यू को बोलना कैलकुलेटेड या थियोरिटिकल। कैलकुलेटेड या थियोरिटिकल। जो पहले से फिक्स है वो क्या है? आप ही बताओ, आप कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालने का काम करते हो? सॉल्यूशन का आप कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालने का कोशिश करते हो? ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड? कैलकुलेटेड आप निकालते हो। कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मान निकाल करके क्या करोगे? तो बोलेंगे सर जब हम सॉल्यूशन का कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पता कर लेंगे, मीन्स हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम रख लेंगे कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। जब सॉल्यूशन का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या रखोगे? कैलकुलेटेड। जब आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, मीन्स जब आपके पास कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मान आ जाएगा, उसमें आप देखोगे, क्या देखोगे कि मेरे द्वारा कैलकुलेट किए गए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मान, बोलो, कैलकुलेट किए गए मान, जिसे आप कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हो, मेरे द्वारा कैलकुलेट किए गए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मान, जिसे आप कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हो? कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हो। जो आप कैलकुलेट करते हो उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या बोलते हो? क्या वो कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मान, कैलकुलेटेड मान ऑब्जर्व के बराबर है? ऑब्जर्व के बराबर है, यही करोगे ना भाई। जो फिक्स्ड वैल्यू है उसका, उससे तुलना करोगे। क्या कैलकुलेटेड ऑब्जर्व के बराबर है या कैलकुलेटेड ऑब्जर्व से कम है या? यही करोगे ना आप। आप जो कैलकुलेट किए हो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मान, जिसे आप कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हो, उस कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या क्या हो सकता है? बोलो जी। कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मान ऑब्जर्व के मान के बराबर हो सकता है। बोलो। हाँ, कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मान के बराबर हो सकता है सर या सर? कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मान ऑब्जर्व से कम हो सकता है या कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मान ऑब्जर्व से? यही होगा ना। बोलो 3 लाइन क्या क्या हो सकता है? तब अगल का लाइन आप बोलो जल्दी। कैलकुलेटेड ऑब्जर्व के बराबर हो सकता है या कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मान ऑब्जर्व से कम हो सकता है या कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मान ऑब्जर्व से अधिक हो सकता है। यही हो सकता है कि बोलेगा सर हमको कैसे मालूम चलेगा
क्या कैसे काउंट करोगे? बराबर है, काम है या कौन? कैलकुलेटेड किससे? ऑब्जर्व से। क्या है? बराबर है, ज्यादा है या? उस चीज को जानने के लिए या वो चीज डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा या जानने के लिए हम सल्यूट को पहचानेंगे। किसको पहचानेंगे? किसने सल्यूट को आप पहचानोगे कि कैलकुलेटेड ऑब्जर्व के बराबर है या कैलकुलेटेड ऑब्जर्व से कम है या कैलकुलेटेड ऑब्जर्व से अधिक? वो चीज सर डिपेंड करेगा किस पे? सल्यूट पे। किस पे डिपेंड करेगा? सल्यूट पे। बच्चों अभी तक आपने सल्यूट के बारे में ये जाना है, पहली बात बेसिक बात, सल्यूट घुलता है, डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट। और ये जानते हैं कि सल्यूट दो टाइप के होते हैं। बोलो जल्दी। वोलेटाइल सल्यूट, वोलेटाइल सल्यूट और नॉन वोलेटाइल सल्यूट। वाष्पशील गिले, यही जानते हो ना? ये जो आप बार बार कहते हो हमें कि सल्यूट दो टाइप के हैं सर, वोलेटाइल सल्यूट और ऑन द बेसिस ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण के आधार पे हम बोलते हैं सॉल्यूट कितने टाइप के? जो सॉल्यूट वाष्प में बदल जाते हैं ताप देने के बाद, उसे आप वाष्पशील विलय कहते हैं। और जिसे ताप देने के बाद वाष्प में, ये वाष्पीकरण के आधार पे सॉल्यूट दो टाइप होते हैं। वेपराइजेशन, वाष्पीकरण बोले तो वेपराइजेशन, वाष्पीकरण बोले तो वेपराइजेशन के आधार पे सॉल्यूट कितने टाइप के? कौन कौन? ये तो आप जानबे करते हो, वाष्पशील और अवाष्पशील। लेकिन सॉल्यूट का और एक कैटेगरी, सॉल्यूट दो टाइप के होते हैं और सॉल्यूट तीन टाइप के भी होते हैं। ओके, सॉल्यूट जो दो टाइप के होते हैं वो वाष्पीकरण के आधार पे, मींस वेपराइजेशन के आधार पे, और सॉल्यूट जो तीन टाइप के होते हैं वो विघटन, संगुणन के आधार पे, मीन्स डिसोसिएशन और एसोसिएशन के आधार। ओके, ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ, जब हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, किसी भी किस लिए? सॉल्यूशन बनाने के लिए। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं ना, तो अभी तक हम क्या जानते हैं कि डिजॉल्व करता है, घुल जाता है। और याद रखो, जब वो डिजॉल्व करने लगते हैं तो कभी वो टूटने लगता है सॉल्वेंट में जा करके, और कभी वो जुड़ने लगता है। जब टूटने लगेगा तब बोलेंगे सॉल्यूट का विघटन हो रहा है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाएगा, मिलेगा, तो सॉल्यूट टूटेगा। टूटना मीन्स विघटन, मीन्स सॉल्यूट डिसोसिएट कर रहा है, सॉल्यूट डिसोसिएट। अब कोई कोई सॉल्यूट ऐसा भी होता है सॉल्वेंट में घुलने के लिए वो टूटता नहीं है बल्कि मिल जाते हैं, टूट जाते हैं। अब बोलेंगे यहाँ सॉल्यूट क्या हुआ? एसोसिएट कर गया। क्या कर गया? एसोसिएट कर गया मीन्स क्या? मिल गया। मिल गया मतलब क्या? संगुणित हो गया। क्या हो गया? एसोसिएशन का भाषा क्या होगा हिंदी में? मिलना या संगुणन। डिसोसिएशन बोले तो टूटना या। अब कुछ ऐसे भी सॉल्यूट होते हैं सॉल्वेंट में घुलने के दौरान ना ही वो टूटते हैं, इसलिए सॉल्यूट कितने टाइप के? पहला बोलना नाइदर एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव नेचर का, नाइदर एसोसिएटिव नाइदर नॉर का मतलब क्या? ना ही डिसोसिएट करने वाला है ये सॉल्यूट सर, ना ही अर्थात ना ही टूटने वाला है ये, कुछ नहीं होने वाला। नाइदर एसोसिएटिव, बोलो ना जी, नाइदर एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव नेचर का सॉल्यूट। इसलिए क्या बोलेंगे? ना ही विघटन और ना ही संगुणित प्रकार के मिले। दूसरा डिसोसिएटिव नेचर का। तीसरा एसोसिएटिव नेचर सॉल्यूट। सॉल्यूट कितने टाइप के? पहला बोलो नाइदर एसोसिएटिव
नॉट बोलोगे तभी सीखोगे प्लीज। नाइदर एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव नेचर का सल्यूट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ना ही टूटने वाला ना ही संगुनित मीन्स जुड़ने वाला भी सल्यूट। दूसरा क्या होता है? डिसोसिएटिव नेचर वाला सल्यूट। तीसरा क्या होता है? बोलो सॉल्यूट कितने टाइप के? कौन कौन? नाइदर एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव नेचर का एक, दूसरा डिसोसिएटिव नेचर का, तीसरा एसोसिएटिव। डिसोसिएटिव एसोसिएटिव पहले में छुपा हुआ है। नाइदर एसोसिएटिव वो एक टाइप का सॉल्यूट हो गया। नाइदर एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव नेचर का एक टाइप का सॉल्यूट, दूसरा डिसोसिएटिव नेचर का, तीसरा नाइदर एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? ना ही विघटित प्रकार के संतुलित प्रकार के विलय। डिसोसिएटिव नेचर का क्या बोलेंगे? विघटन प्रकार के या विघटन स्वभाव के विलय। एसोसिएटिव नेचर का क्या बोलेंगे? संगुनित स्वभाव के या संगुनित प्रकार के विलय। याद रहेगा? सॉल्यूट के बारे में जान गया? सॉल्यूट कितने हैं? कौन? बोलो सब बोलो। नाइदर एसोसिएटिव बोलो जी। दूसरा तीसरा पक्का। अब आगे का लाइन बोल रहा हूँ उसको याद रखना। यदि मेरा सल्यूट नाइदर एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव नेचर का होगा, बोलो देख साहब, नॉट डिसोसिएटिव नेचर का होगा तो सर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान का, बोलो फिर से, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान का बराबर होगा। क्या होगा? अभी बोल रहा था ना, कभी कैलकुलेटेड बराबर होगा, कभी कैलकुलेटेड कम होगा, कभी कब क्या होगा वो भी तो याद रखो। जब सल्यूट नाइदर एसोसिएटिव और नॉर डिसोसिएटिव नेचर का होगा तो उसमें मेरा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान का बोर्ड में क्या काम दिख रहा है ये वाला? हाँ बोलो। जब सॉल्यूट मेरा नाइदर एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव नेचर का होगा तो उसमें मेरा कैलकुलेटेड मान ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान का, जब मेरा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान का बराबर होगा, बराबर होने का मतलब क्या? जितना कैलकुलेटेड होगा उतना ही, जब बराबर होगा तो आई का मान उस समय कितना होगा? होगा भाई। इन दोनों का रेशियो अनुपात किसका मान आएगा? आई एक चलेगा पक्का। याद हुआ? क्या याद हुआ? आई मिला के बोलना। जब सॉल्यूट नाइदर एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव नेचर का होगा तो उसमें कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मान का बराबर होगा। जाते जाते पूछूंगा, बराबर होगा, जिसके कारण बॉन्ड ऑफ फैक्टर का मान उस समय कितना चलेगा? एक लाइन खत्म। दूसरा लाइन, जब सॉल्यूट डिसोसिएटिव नेचर का होगा, याद रखोगे? जब सॉल्यूट डिसोसिएटिव नेचर का होगा उसमें मेरा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ऑब्जर्व से कम होगा। बोलो जल्दी। जब सॉल्यूट डिसोसिएटिव नेचर का होगा तो उसमें कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान कौन कम होगा? किससे? ऑब्जर्व से कम होगा। क्या? जब ऐसा होगा तो बताओ आई का मान उस समय क्या चलेगा? आपने बोला कि जब सॉल्यूट डिसोसिएटिव नेचर का होगा तो उसमें कैलकुलेटेड ऑब्जर्व से कम होगा। जब सॉल्यूट डिसोसिएटिव नेचर का होगा, उस समय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान कैलकुलेटेड क्या होगा?
ऑब्जर्व से डिसकैलकुलेटेड कम होगा किससे? ऑब्जर्व का नेगेटिव प्रॉपर्टी के मान से। जब ये कम होगा तो ये क्या होगा? ऊपर में अधिक है, नीचे में बताओ आई का मान क्या चलेगा? एक से क्या चलेगा? नीचे में कैसा है? कम। ऊपर में नीचे में छोटा, ऊपर में आई का मान क्या चलेगा? एक से। तो उसमें आई का मान मेरा क्या चलेगा? पक्का। यदि सॉल्यूट एसोसिएटिव नेचर का हुआ उस समय मेरा कैलकुलेटेड ऑब्जर्व से अधिक होगा। क्या होगा? कम कब हुआ था? जब सॉल्यूट कैलकुलेटेड को ही बार बार यूज करेंगे। जब सॉल्यूट एसोसिएटिव नेचर का होगा क्या होगा? कैलकुलेटेड ऑब्जर्व से अधिक होगा। यही बोला था आपने, कैलकुलेटेड अधिक होगा किससे? ऑब्जर्व कम होगा, ऊपर में कम ज्यादा। तो जब भाग दोगे तो बताओ रिजल्ट क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब मेरा सॉल्यूट एसोसिएटिव नेचर का होगा, बोलो, जब मेरा उस समय मेरा कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का ऑब्जर्व से क्या होगा? ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से अधिक होगा। ये तो उसमें मेरा आई का मान 1 से आई फैक्टर गुणांक। हम किसी भी चीज को गुणांक तभी कहते हैं जब वो चीज किसी के साथ गुना होता है तब उसको हम गुणांक कहते हैं। तो आई का मान बाउंड ऑफ फैक्टर का क्या है? बाउंड ऑफ फैक्टर का 3 टाइप के मान होते हैं। बाउंड ऑफ फैक्टर का 3 टाइप। आई इक्वल टू 1, आई का मान 1 के बराबर होता है दोस्त, बोलो। 1 से तो डिपेंड करता है सॉल्यूट और सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कौन? क्या आप 3 को मिलाकर के एक साथ बोल पाओगे? सॉल्यूट को लेते हुए कैलकुलेटेड और कैलकुलेटेड को लेते हुए आई तक पहुंचो, कैसे बोलोगे? हाँ, 3 लाइन बोला फेस करके। जब सॉल्यूट ना सर, जब सॉल्यूट नाइदर एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव नेचर का होगा उस समय कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मान ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के मान का बराबर होगा। तो समय आई का मान 1 लाइन। दूसरा लाइन बोलो, डिसोसिएटिव नेचर का होगा डिसोसिएटिव नेचर का, उस समय मेरा कैलकुलेटेड ऑब्जर्व से कम होगा, जिसके ये कम होगा जिसके कारण आई का मान अधिक होगा। तीसरा का लाइन बोल दो आप, उसमें कैलकुलेटेड ऑब्जर्व से अधिक हो जाएगा जिसके कारण आई का मान। आप बोलेगा सर बहुत अच्छी बात है आपने बोला कि जब सॉल्यूट ऐसा होगा कैसा होगा? तब कैलकुलेट ऐसा होगा, आई ऐसा होगा। जब सॉल्यूट डिसोसिएटिव होगा तो उसमें कैलकुलेटेड कम होगा जिसके कारण आई का वैल्यू 1 से अधिक होगा। जब सॉल्यूट एसोसिएटिव होगा तो उसमें कैलकुलेटेड ऑब्जर्व से अधिक होगा जिसके कारण आई का वैल्यू। तो सर हमको कैसे मालूम चलेगा? बोलो कि सॉल्यूट नाइदर एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव नेचर का है या सॉल्यूट डिसोसिएटिव नेचर का है, या ये कैसे पता करें? ये तो
कंडीशन है। हाँ सॉल्यूट ऐसा होगा तैसा, हम कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में? सुने मेरी बातें, साफ करके दिमाग को फ्रेश करके हम क्वेश्चन में कैसे पहचानें सॉल्यूट कैसा है? सॉल्यूट कैसा? इसलिए कि सॉल्यूट 3 टाइप के, कौन कौन? नाइदर एसोसिएटिव नॉट एसोसिएटिव नेचर का, दूसरा नेचर का, तीसरा हम कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन में दिए कि सॉल्यूट कैसा है, उसके लिए मेरी बात को याद रखना पड़ेगा। याद रखना आपका काम, हमें याद है तो हम बताता हूँ, आप भी याद रखो। यदि मेरे क्वेश्चन में सॉल्यूट के रूप में नग्न आँखों से ग्लूकोज दिखे या सुक्रोज दिखे, सुक्रोज का दूसरा नाम होता है चीनी। क्वेश्चन में सॉल्यूट के रूप में क्या क्या है? या करके बोलो, या करके इसलिए बोलो कि क्वेश्चन में सॉल्यूट के रूप में कोई ना कोई एक होगा, जितना ऐसा नहीं कि सब एक के बार होगा, बहुत तुम चेक कर रहे हो। हाँ क्या बोलो? सॉल्यूट के रूप में या तो ग्लूकोज हो, या तो सुक्रोज हो, या फ्रुक्टोज हो। चलिए इनके नाम याद करो पहले। ग्लूकोज हो या सुक्रोज हो या फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज ग्लूकोज का ही भाई है फ्रुक्टोज, चीनी से निकलता है दोनों। चीनी को जब पानी में डालते हैं ना, उसका विघटन होकर के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। दोनों का फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग है, जिसके चलते एक दूसरे का आइसोमर वो बनता है। चलो कौन कौन नाम बोला? यूरिया नहीं बोलोगे? क्या? इथाइल अल्कोहल, एब्जॉर्बिक एसिड, कौन कौन बोला? ग्लूकोज, आंगली पे गिनो। ग्लूकोज, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथाइल अल्कोहल, एब्जॉर्बिक एसिड, यूरिया या क्वेश्चन में विद्युत अनपघट्य लिखा। क्या लिखा? विद्युत अनपघट्य बिल है, ऐसा लिखा। ये जो 8 बोला, 8 में से कोई एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में 8 सॉल्यूट रहेंगे। ऐसा कभी क्वेश्चन बनाया हो अभी तक? जिस क्वेश्चन में सॉल्यूट ग्लूकोज भी है, फ्रुक्टोज भी है, नहीं बनाया है ना? 8 में से कोई भी एक हो, लेकिन नाम याद रखना पड़ेगा। कौन कौन? या तो ग्लूकोज हो, या तो ग्लूकोज हो, या तो सुक्रोज हो, या तो फ्रुक्टोज हो, या तो इथिलीन ग्लाइकॉल, या इथाइल अल्कोहल, या एब्जॉर्बिक एसिड। एब्जॉर्बिक एसिड का दूसरा होता है विटामिन सी, यूरिया, चीनी स्पेशल, या तो सुक्रोज ही चीनी है, और विद्युत अनपघट्य विलय लिखा हो तो समझ जाना इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूट है ना, वो नाइदर एसोसिएटिव नॉट एसोसिएटिव नेचर का है। किस नेचर का है? नाइदर एसोसिएटिव। कब समझोगे सर? क्वेश्चन में जब 8 सॉल्यूट में से कोई भी एक सॉल्यूट दिखेगा, तब कह देंगे सर इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूट है वो नाइदर एसोसिएटिव। बोलो 8 सॉल्यूट का नाम बोलो तो। बोलो पूरा 8 को बोलो। ऐसे आप लोग बोलते लगता है कि हमको पढ़ना है। चलो बोलो। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथाइल अल्कोहल, एब्जॉर्बिक एसिड, यूरिया, विद्युत अनापघट्य, जिसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो, सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, विद्युत अनापघट्य। इन 8 में से कोई भी एक रहेगा तो क्या बोलोगे? सॉल्यूट कैसा है? नाइदर एसोसिएटिव नॉट एसोसिएटिव। पक्का? जब मेरे क्वेश्चन में इन 8 में से कोई भी एक होगा तो हम कहेंगे कि सॉल्यूट नाइदर एसोसिएटिव है। तो
कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मान ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के मान के और आई का मान एक होगा। अब आपको बोलना है तो चार को मिला करके पूछेंगे आपसे, सॉल्यूट को लेते हुए, कैलकुलेटेड को लेते हुए आई तक हमको पहुँचना है। ओके, हो जाएगा। कैसे पता लगे कौन सॉल्यूट, नाइदर एसोसिएटिव, पक्का बोलेगा सब ठीक है, ये तो क्लियर हो गया है कि हम कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूट कौन सॉल्यूट नाइदर एसोसिएटिव नॉट एसोसिएटिव। लेकिन हम ये कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूट एसोसिएटिव नेचर का है और डिस्यूजन को बचा है। पक्का क्लियर करो, ब्रेन में लोड करना। यदि मेरे क्वेश्चन में डायमराइजेशन वर्ड लिखा हो, डाई का मतलब था दो और मराइजेशन का मतलब था मर्ज करना। क्या करना? मर्ज करना मीन्स क्या? मिलना। मिलना का मतलब क्या? संगुणन, जुड़ना, ना कि टूटना। डायमराइजेशन वर्ड प्रयोग करें, क्या बोले? कभी बोलेगा डायमराइजेशन, डाइमराइजेशन, वो ना बोल कर कभी कभी बोलता है डायमर। क्या बोलता है? डायमराइजेशन ना बोल करके कभी कभी बोलता है डायमर। कभी बोलता है सुबह से चाय के बाद पिया, हंसते हो। वो बात में हंस रहा है, ये सर जोकिंग कर रहा है। दूसरी बात, अच्छा आइए बात देंगे, कहीं रख के गया होगा छुपा कर। चलिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? डायमराइजेशन, और उसी का दूसरा डायमर। कभी डायमर बोलता है तो कभी डायमर। या क्वेश्चन में लिखा है ट्राइमराइजेशन। क्या लिखा है? कभी क्वेश्चन में लिखा है टेट्रामराइजेशन या पेंटामराइजेशन। क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है? बोलो। ट्राइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन या टेट्रामराइजेशन, या क्या ये सब एक के बार लिखा रहेगा कि कोई एक लिखा रहेगा? या तो डायमराइजेशन क्वेश्चन में लिखा रहेगा या ट्राइमराइजेशन लिखा रहेगा, या कोई ना कोई एक लिखा रहेगा। ओके, ओ करती है क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है कि वो टैलेंट वाला टीचर है क्या? चलो ओके, एक चीज आप अलग से याद रखना, सॉल्यूट के रूप में, ध्यान सुनो, सॉल्यूट के रूप में एसिटिक एसिड हो, CH3COH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। सॉल्यूट के रूप में कौन हो? CH3C, इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड या सॉल्यूट के रूप में बेंजोइक एसिड हो, क्या हो? बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला था C6H6। सॉल्यूट के रूप में इन दोनों में से कोई एक हो, सॉल्यूट के रूप में इन दोनों में से कोई एक हो। कौन कौन? बोलो। या तो एसिटिक एसिड हो या तो बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन, और इन दोनों, ऐसा नहीं कि दोनों सॉल्यूट रहेगा, इन दोनों सॉल्यूट में से कोई एक रहेंगे, और इन दोनों सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट मेरा फिक्स होना चाहिए। कौन? बेंजीन। कौन? बेंजीन। तभी समझेंगे कि मेरा सॉल्यूट एसोसिएटिव नेचर का है। किस नेचर का है? कब समझोगे? कब समझोगे? जब सॉल्यूट के रूप में कौन कौन हो, या तो और दोनों से कोई एक हो, और इन दोनों सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट के रूप में सिर्फ एक ही लोग दिखे। कौन? तुरंत समझ जाना ये सॉल्यूट एसोसिएटिव नेचर का है। किस नेचर का है? पक्का। और यो बात सुनो, यदि इन दोनों सॉल्यूट के साथ, इन दोनों कोई दूसरा सॉल्वेंट आ गया
क्वेश्चन में यदि कोई दूसरा सॉल्वेंट दिया है बेंजीन के अलावा, तब मत समझना ये एसोसिएटिव टाइप का है, तब उसमें समझना डिसोसिएटिव टाइप का है। कंडीशन है, फिक्स है। ये एसोसिएट दोनों तभी कर पाएगा, ये दोनों सॉल्यूट एसोसिएट जब सॉल्वेंट के रूप में बेंजीन रहेगा तब। ऐसा नहीं कि वाटर में भी जाके एसोसिएट कर जाएंगे। याद रखोगे ना, याद रखोगे। कुल मिलाकर के 6 बात बोला। या तो क्वेश्चन में डायमराइजेशन लिखा रहे, या तो ट्राइमराइजेशन लिखा रहे, या टेट्रामराइजेशन लिखा रहे, या पेंटामराइजेशन। कितना हो गया? 4 गो 4 गो जो डायमराइजेशन से स्टार्ट कर 4। और दो और याद रखना, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन? बेंजीन C6H6। एक फॉर्म, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन? बेंजीन C6। तभी समझना कि डायमराइजेशन एसोसिएशन क्या है। और एसोसिएशन में भी याद रखना, एसोसिएशन में वैरायटी है। एसोसिएशन का मतलब डायमराइजेशन भी होता है, ट्राइमराइजेशन भी होता है, टेट्रा पेंटा सब होता है। लेकिन याद रखना एसोसिएशन है, ये दोनों एसोसिएट करेंगे बेंजीन में जाकर के। लेकिन एसोसिएशन में भी डायमराइजेशन कौन है? एसोसिएशन में भी कैसा है? लेकिन ट्राइमराइजेशन ठीक है, एसोसिएशन है, एसोसिएशन में कौन है? तो डायमराइजेशन, ना कि ट्राइमराइजेशन सोच लीजिएगा, ना कि टेट्रा। याद रहेगा 6 को बातें क्या बोलते हैं। सॉल्यूट क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है? या तो डायमराइजेशन लिखा रहे, या ट्राइमराइजेशन लिखा रहे, या पेंटामराइजेशन लिखा है। इन चारों में से कोई एक लिखा है। हालांकि नहीं जाता है पेंटा, हेक्सा, टेट्रा तक, ट्राई भी नहीं जाता, मैक्सिमम डाई तक जाता है। लेकिन से तो हाँ क्या क्या हो सकता है? या तो डायमराइजेशन या तो। इन 4 में से कोई एक वर्ड लिखा रहे। और स्पेशल अलग से भी नजर रखना, मिस मत करना। सॉल्यूट के रूप में इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन में दिख जाए और इन दोनों सॉल्यूट में से कोई एक रहे, और इन दोनों सॉल्यूट के साथ फिक्स सॉल्वेंट के रूप में कौन रहेगा, तभी एसोसिएशन समझेगा। अदरवाइज बात समझ। ओके, एसोसिएशन में भी कौन समझेगा? जब ये दोनों सॉल्यूट रहेगा, इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्यूट रहेगा और सॉल्वेंट बेंजीन रहेगा, तो एसोसिएशन समझेंगे। एसोसिएशन में भी क्या समझेंगे आप? डायमराइजेशन। याद रहेगा क्या? 2 क्लियर हुआ। कब समझोगे सॉल्यूट नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएटिव है, और कब समझोगे सॉल्यूट। तो दोनों बोलो तब तीसरा बोलूँगा, ऐसे नहीं बोलूँगा। बोलो जल्दी। कब समझोगे सॉल्यूट पहले बोलो। कब समझोगे कि सॉल्यूट नाइदर एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव है? अब ध्यान से सुन लो। सॉल्यूशन का यदि क्वेश्चन पूछता है तो 3 नंबर तक ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। मॉडल का पेपर पढ़ा लेंगे, क्वेश्चन बैंक में उल्टा के देखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन। इनमें से किसका क्वथनांक अधिक है, किसका हिमांक कम है, अधिक, इस तरह का क्वेश्चन जाते हैं। आई के बिना कुछ नहीं होगा, है ना। चलो बोलो, कब समझोगे सॉल्यूट नाइदर एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव नेचर का है? जब क्वेश्चन में सॉल्यूट के रूप में क्या क्या रहे? मर गया है। 8 में से कोई भी एक हो। कब समझोगे एसोसिएटिव नेचर का है? क्या लिखा रहे? डायमराइजेशन। बोलो ना जी। पेंटामराइजेशन। और स्पेशल वाला तो बोलो उसके साथ। जब सॉल्यूट के रूप में इन दोनों से कोई एक हो सॉल्वेंट के रूप में, तो एसोसिएटिव। अब सर हम डिसोसिएटिव कब समझेंगे? ओके, तो ध्यान सुनो। पहले शॉर्टकट में सुनो, तब उसको बढ़िया से बोलो। जब मेरे क्वेश्चन में उन 8 सॉल्यूट में से कोई भी ना हो, जब मेरे क्वेश्चन में 8 सॉल्यूट में से कौन 8 सॉल्यूट है आपको पता होना चाहिए। कौन कौन? सुक्रोज है। जब मेरे क्वेश्चन में 8 सॉल्यूट में से कोई भी ना है, एक भी नहीं दिख रहा है उन 8 में से, 8 में से कोई भी एक नहीं है, इसका मतलब नाइदर एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव नहीं। और क्वेश्चन में टाइमराइजेशन भी लिखा हुआ नहीं। देखो ना कैसे दुर्भाग्य है। 8 में से कोई भी एक, और क्वेश्चन में टाइमराइजेशन
का डायमेंशन भी लिखा और ये दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी आंख मूंद के कहना कि सॉल्यूट मेरा कैसा है, डिसोसिएटिव नेचर का है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? जब वो हो नहीं है, ये हो नहीं है, तो कौन होगा? ये होगा मंच का डिसोसिएटिव होगा। मेरी बात समझ रहे क्या बोल रहे हो? क्या कैसे पकड़ोगे कि डिसोसिएटिव नेचर का है? देख लेंगे क्या ये सॉल्यूट उन 8 में से है या नहीं है। अच्छी बात नहीं है तो नहीं रहने दो। आप देखेंगे तुरंत नहीं करना डिसोसिएटिव, पहले 2 चेक करो, तीसरा अपने आ जाएगा। 8 में से नहीं है, चलो नाइदर स्ट्रिप नॉट स्ट्रिप। क्या डायमेंशन है? डायमेंशन डायमेंशन लिखा नहीं, समझो कैसा है, डिसोसिएटिव। ओके, ऐसे भी डिसोसिएटिव टाइप के सॉल्यूट दिखता है। डिसोसिएटिव टाइप के सॉल्यूट वो होते हैं, आप बहुत सारे डिसोसिएटिव टाइप सॉल्यूट को आपने देखा है, जो कि सॉल्यूट टूटने वाले होते हैं। किस सॉल्यूट को बोलते हैं डिसोसिएटिव नेचर का? जो सॉल्यूट टूटने वाला है। ये तो क्लियर होगा, कैसे पाता हूँ? 2 में से कोई नहीं लेगा और बता। टूटने वाले सॉल्यूट को बोलते हैं किस नेचर का? आप लोग सर आप तो कह रहे थे जो सॉल्यूट टूटेगा उस सॉल्यूट को बोलेंगे ये सॉल्यूट कैसा है, डिसोसिएटिव। हमको कैसे पता चलेगा कौन टूटेगा कौन नहीं टूटेगा? सुनना, जो सॉल्यूट आयनिक नेचर का होगा, जो सॉल्यूट बोलो तो समझ लेना वो सॉल्यूट टूटने वाला है। वो सॉल्यूट जब वो सॉल्यूट टूटने वाला है तो इसका मतलब वो सॉल्यूट मेरा डिसोसिएटिव नेचर का है। क्या बोलो तो 3 लाइन। जो सॉल्यूट आयनिक नेचर का हो, जो सॉल्यूट आयनिक नेचर का होगा हम समझ जाएंगे वो सॉल्यूट टूटने वाला है या आप बोलोगे हम लोग कैसे समझेंगे कौन सॉल्यूट आयनिक नेचर का है? तो जिस सॉल्यूट का निर्माण मेटल और नॉन मेटल से होगा, इसका हमसे आयनिक की नेचर का बोलते हैं। मेटल नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है, उससे आयनिक कंपाउंड बनता है। नॉन मेटल के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सॉलिड स्टेट में बोला था कोवैलेंट कंपाउंड, मेटल के बीच मेटलिक बॉन्ड, मेटलिक कंपाउंड। ओके, तो किस सब्सटेंस को, किस पदार्थ को आप आयनिक पदार्थ कहोगे या आयनिक सब्सटेंस कहोगे? जिस पदार्थ का निर्माण मेटल और जैसे NaCl मेटल HCl आयनिक नेचर का है, इसमें टूटने वाला है, डिसोसिएटिव है, तोड़ देंगे। क्या तोड़ने के लिए नहीं आता है? एन फैक्टर आप नहीं निकाले, वहाँ हमने भूखा था है, याद रखो। ब्रेकिंग अभी यूज कर रहा हूँ, ब्रेकिंग लास्ट में यूज करेंगे, ब्रेकिंग फिर से एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज करेंगे। आज हम ब्रेकिंग नहीं सिखाने वाले, फटाफट हम तोड़ेंगे अभी। चलो पकड़ लोगे KCl MgCl, इसे दिखता है कि टूटने वाला सॉल्यूट दिखता है, जिसको आप तोड़ के लाए हो ना, पहले जो तोड़ा करते थे वही सब सॉल्यूट है। NaCl KCl K2SO4 MgCl2 MgSO4, ये सब सॉल्यूट क्या है? आयनिक हो जाएगा पक्का, पहचान लोगे ना? तीनों टाइप के सॉल्यूट हैं। हमको एक बार बोल देगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, सही बात है कि जो बोला वो बात सही निकला, जल्दी बोलो। यदि क्वेश्चन में सॉल्यूट के रूप में ग्लूकोज सुक्रोज इस तरह की बोलो ना थोड़ा सा। आठों में से कोई भी एक होगा, ग्लूकोज सुक्रोज फ्रुक्टोज इथीलिन ग्लाइकोल इथाइल अल्कोहल एब्जॉर्बिक एसिड, हम कैसे याद रख के हम भी रखते तुम भी रख लो। हाँ कैसे? ग्लूकोज सुक्रोज फ्रुक्टोज इथीलिन ग्लाइकोल इथीलिन इथाइल अल्कोहल अलग अलग, एब्जॉर्बिक एसिड यूरिया विद्युत अनापघट्टी विलय लिखा, समझ आना सॉल्यूट कैसा है, नाइदर स्टेट। एसोसिएशन कब समझोगे? डायमेंशन लिखा है और बार बार कर रहा हूँ, चकमा देता है ये दोनों। बच्चा क्वेश्चन में देख लेता ये है, पकड़ ही नहीं पाता क्या है, क्योंकि डायमेंशन तो लिखा नहीं जाता है वहाँ। यदि ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट दे दिया, समझ जाओ लिखा हुआ है क्या, डायमेंशन। भले नहीं दिखेगा डायमेंशन लिखा हुआ, लेकिन ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट दे दिया, समझ जाना पड़ेगा यार डायमेंशन हुआ है। ओके, एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा, किसमें? फिर ये 1 मॉलिक्यूल। ओके, एसोसिएशन कब, डिसोसिएशन कब समझोगे? जब वो हो नहीं होगा, ये हो नहीं होगा, ये होगा। कौन कौन नहीं होगा तब होगा? जब 8 में से ना हो, डायमेंशन भी लिखा ना हो, और ये दोनों सॉल्यूट भी सॉल्वेंट ना हो, सब जाएगा कैसा है? जैसे NaCl KCl MgCl2, ये सब कैसा है? डिसोसिएटिव हो जाएगा।
अब लिंक कर लोगे, सॉल्यूट को बोलते हुए, कैलकुलेटेड को बोलते हुए आई तक पहुंच पाओगे? बोलो तो 3 लाइन मिला करके। सर जब सॉल्यूट कैसा, हाँ वैसे बोलो, तोड़ के बोलो। अब पहले बोलते थे नॉट एसोसिएटिव, नॉट इज, अब बोलो पूरा बोलो। सर जब क्वेश्चन में सॉल्यूट के रूप में या तो ग्लूकोज हो, स्मार्ट मत बोलो, 8 बोलो। जब मेरे क्वेश्चन में सॉल्यूट के रूप में ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, फ्रुक्टोज हो, इथाइल ग्लाइकॉल हो, इथाइल अल्कोहल हो, एग्जामिक एसिड हो, यूरिया हो, गाने लगता है तो 8 में से कोई भी होगा तो हम समझ जाएंगे सॉल्यूट नाइदर एसोसिएटिव, तो उसमें मेरा कैलकुलेटेड ऑब्जर्व के बराबर होगा, तो आई का मान। दूसरा लाइन इसी तरह से बोलो। जब क्वेश्चन में डायमेराइजेशन लिखा रहे, टेट्रामेराइजेशन, पेंटामेराइजेशन लिखा रहे और उसके साथ साथ मत छोड़ो, विलय के रूप में एसिड और एसिटिक एसिड या बेंजीन और सॉल्वेंट के रूप में, सॉल्यूट के रूप में एसिटिक एसिड और बेंजिक एसिड और सॉल्वेंट के रूप में बेंजीन देगा, तो हम समझेंगे सॉल्यूट किस नेचर का है, एसोसिएटिव। जब सॉल्यूट एसोसिएटिव नेचर का है तो उसमें मेरा जो कैलकुलेटेड होगा वो ऑब्जर्व से क्या होगा, अधिक होगा, एसोसिएशन अधिक, तब जाके आई का मान 1 से कम। ओके, एसोसिएशन में ये अधिक, आई का मान तब ये अधिक होगा तभी वो कम होगा। ये अधिक किस में होता है, एसोसिएशन, आई का मान 1 से कम हो जाएगा। जब मेरा सॉल्यूट इन दोनों पैटर्न में नहीं रहेगा, दोनों फॉर्म में नहीं रहेगा, तो सॉल्यूट कैसा होगा, डिसोसिएटिव। जब डिसोसिएटिव होगा तो उसमें मेरा जो कैलकुलेटेड होगा ऑब्जर्व से क्या होगा, डिसोसिएटिव होगा तो कैलकुलेटेड ऑब्जर्व से क्या होगा, कम होगा। जब कम होगा तो आई का मान 1 से पक्का हो जाएगा। याद रखो कितना बातें दिमाग में घुमाओगे घर पे जाकर के पूरा करके। सॉल्यूट को तोड़ तो नहीं बोला कि नाइदर पूरा नाइदर एसोसिएटिव नॉट एसोसिएटिव बोलो तो बोलो कौन कौन है, उसको लेकर के बोला मैं तो सीख। आप चलो, अब हम 4 बातें हुआ, अब 5वां बात इसी में सटाते हैं। जब मेरे क्वेश्चन में सॉल्यूट के रूप में ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, बोलो आगे, फ्रुक्टोज हो, यूरिया हो, यूरिया हो, घट लिखा हो, तो आप क्या समझते हो कि मेरा कैलकुलेटेड ऑब्जर्व के बराबर होगा, आई का मान फिक्स, आई का मान 1 होगा, आई का मान 1 होगा, आई का मान पता चल गया 1, आई का मान पता चल गया 1। कब, जब सॉल्यूट नाइदर एसोसिएटिव नॉट एसोसिएटिव। दूसरा लाइन क्या बोलते बोलो तो, जब क्वेश्चन में डायमेराइजेशन लिखा हो, डायमेराइजेशन लिखा हो और बोलो टेट्रामेराइजेशन लिखा हो या पेंटामेराइजेशन लिखा हो, हाँ, या सॉल्यूट के रूप में इन दोनों में से कोई और सॉल्वेंट के रूप में, उसमें क्या समझते हो, सॉल्यूट में एसोसिएटिव नेचर का है और क्या समझते हो, कैलकुलेटेड ऑब्जर्व से अधिक होगा, एसोसिएटिव कैलकुलेटेड ऑब्जर्व से अधिक होगा, आई का मान 1 से, आई का मान उस समय 1 से नहीं होगा। कब होगा कम, 1 से, आई का मान 1 से कम कब होगा, जब सॉल्यूट एसोसिएटिव 1 से कम होगा। किसका मान, अच्छी बात, आई का मान 1 से कम होगा जब सॉल्यूट एसोसिएटिव मींस डायमेराइजेशन लिखा, तो 1 से कम होगा तो कितना कम होगा, 1 से कम होगा, 1 से सिर्फ बोलने से होगा कि आई का मान 1 से कम है, बोलने से नहीं काम चलेगा। बताओ, यदि आई का मान 1 से कम है, आई का मान कितना है, एक फिक्स वैल्यू बता ना, आई का मान 1 से कम है, 1 से कम का बहुत मीनिंग होता है, 1 से कम 1/2 भी होता है,
1 से कम 1/4 भी होता है, 1 से कम 1/5 भी होता है, 1 से कम 0 भी होता है, 1 से कम नेगेटिव भी होता है। कितना 1 से कम है तो कितना है बताओ भाई। 1 से कम तो बहुत सारा वैल्यू है, इनफाइनाइट अनंत मान। 1 से कम है बोलोगे ना, कौन सा वो मान है, कौन सा मान है जिसके बारे में करो 1 से कम है। तो उस चीज़ को कैसे पता करोगे? आई का मान 1 से कम है, आई का मान 1 से कम है तो कितना है, बोलो कितना है। उस चीज़ को पता करने के लिए तुम फार्मूले यूज करना और फार्मूले को याद रखना। I = 1 + 1/n-1 × अल्फा। ये फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा आई का मान यदि 1 से कम है तो कितना है। हम इस फार्मूले को यूज कर लेंगे। बोलोगा सब चीज एन और अल्फा क्या है, फार्मूला तो रटो और दिमाग में सेट करो कब आई का मान कैसे यूज करना है। ओके, आई का मान 1 से कम है तो कितना, उस चीज को जानने के लिए कौन से फॉर्मूला यूज करोगे? जल्दी आई का मान निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1 + 1/n 1 + 1/- पक्का हो गया। और बोले यदि मेरा सॉल्यूट डिसोसिएटिव नेचर का है, यदि मेरा सॉल्यूट उस समय मेरा कैलकुलेटेड ऑब्जर्व से कम होगा, जब कैलकुलेटेड कम होगा ऑब्जर्व से तो आई का मान 1 से अधिक होगा तो कितना अधिक? 1 से अधिक का मतलब बहुत कुछ होता है भाई। 1 से अधिक का मतलब 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 10, 20, 10 लाख, 20 लाख, 50 अरब, 50 करोड़ होता है। कितना अधिक? कुछ तो वैल्यू होगा ना। उस चीज़ को मान ज्ञात करने के लिए आप तुम फार्मूले यूज करना। आई का मान 1 से अधिक होगा, सिर्फ बोलने से होगा? अधिक होगा तो मान दिखाओ ना कितना है, कौन है। उस चीज का मान ज्ञात करने के लिए याद रखना फार्मूले याद रखना। 1 से अधिक है तो कितना है, उसी का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूले याद रखना। I = 1 + n-1। जो बच्चा स्मार्ट है वो फार्मूला सेट कर लिया होगा। कुछ नहीं अंतर, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ n है, यहाँ 1/n। n बड़ा या 1/n बड़ा? n बड़ा। n बड़ा या 1/n बड़ा? n बड़ा। 2 बड़ा या 1/2 बड़ा? n बड़ा। n - 1/n छोटा, तभी तो डायग्राम क्या घट गया है ना। यूज कर लोगे। यस सर। और एक पहला कौन था, नाइदर एसोसिएटिव, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं। क्यों नहीं? उसका पहले फिक्स है कितना, उसको हम क्या पता करें, तो ऑलरेडी पहले से मालूम नहीं हुआ हो जाएगा। क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा सर, बहुत कुछ सीखा सर। हमने ये सीखा, चुप रहो, तुम क्या बोलोगे? हमने ये सीखा कि भांटा फैक्टर क्या होता है। भांटा फैक्टर में 2 टर्म यूज होता है, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड। इसके बारे में जाना। पहली बात ये सीखा कि भांटा फैक्टर एक रेशियो है। बटा का मतलब क्या होता है? अनुपात, 2 का अनुपात। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो को हम भांटा फैक्टर कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक अनुसार के गुणधर्म एवं प्रकृति अनुसार के गुणधर्म के मान के अनुपात को हम भांटा गुणाएंगे। ओके, अब पूछेगा ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट कैलकुलेटेड क्या है, तो समझाने के लिए समझाया। ऑब्जर्व क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं। कैलकुलेटेड क्या होता है? थ्योरेटिकल वैल्यू होते हैं जो आप कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड बराबर भी हो सकता है या कैलकुलेटेड कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा सॉल्यूट कैसा है। ओके, तो उस हिसाब से आई का तो ये तो अभी आई के बारे में बताया, इसको यूज करेंगे। ओके, आई का निकालने और सिखाऊंगा। हाँ, अब बताऊंगा एन क्या है, अल्फा क्या है, सब एक ही चीज पढ़ोगे। कल बताऊंगा एन क्या है, अल्फा क्या है, एन क्या है और नोट्स लिख के भेज दूँगा। नोट्स कल लिखाऊंगा, आते आते लिखाऊंगा। कल आओगे इसका नोट्स पहले लिखाऊंगा, तब लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ,
दिमाग में तुम क्या करना, 3 लाइन को रोटेट करना। शुरू करना सॉल्यूट कौन कैसा है, रोटेट करना। आते आते पूछेंगे। ओके, तो फोटो फाटो नहीं, तो इसका घर में जाके करके रीड तो करोगे। लिखना होगा तो उसको बोला नहीं होगा। कल क्या था?